अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बेसिकली जो टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ आइसोलेटेड फाउंडेशन के रिलेटेड है। ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम आइसोलेटेड फुटिंग या आइसोलेटेड फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं या उनका साइज डिसाइड करते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, जो टेक्निकल डिज़ाइन में हम बेसिकली सिर्फ और सिर्फ फुटिंग के साइज और उसकी डेप्थ की बात कर रहे होते हैं। उसमें रीइंफोर्समेंट कौन सी प्रोवाइड करनी है, मटेरियल कौन सा प्रोवाइड करना है, इन चीज़ों पे नॉर्मली हम डिस्कशन नहीं करते। जो टेक्निकल डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ ये देखा जाता है कि फुटिंग का साइज़ क्या होगा। ठीक है। उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो बताने ज़रूरी हैं, रिवाइज करना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि फाउंडेशन होती क्या है। पिछले लेक्चर्स में हम अच्छी तरह इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि फाउंडेशन जो है किसी भी स्ट्रक्चर का लोएस्ट पार्ट होता है। फाउंडेशन जो है वो स्ट्रक्चर का एक कनेक्टर होता है जो बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर को या स्ट्रक्चर को सॉइल के साथ लिंक कर रहा होता है। और फाउंडेशन का जो मेन पर्पस है वो ये है कि इसने स्ट्रक्चर के लोड को सेफली ट्रांसफर करना है सॉइल पे। अच्छा, सेफली का मतलब क्या है? सेफली का मतलब यह है कि स्ट्रक्चर की वजह से सॉइल में जो स्ट्रेसेस हैं वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर रहने चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चर की वजह से सॉइल में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि सॉइल में शीयर फेलियर या एक्सेसिव सेटलमेंट्स डेवलप हो जाए। तो जब भी हम कोई फाउंडेशन डिज़ाइन करते हैं उसके लिए मेजर दो क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हमने माइंड में रखना होता है। उसमें एक क्राइटेरिया है कि उसमें जो स्ट्रेसेस हैं वो एक एक्सेप्टेबल लिमिट से, हमने दो क्राइटेरियाज को देखना होता है नॉर्मली। एक जो है वो मेन क्राइटेरिया वो ये है कि जो सॉइल में स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा ना हो, स्ट्रेसेस इतनी ज़्यादा ना हो कि सॉइल में जो है शीयर फेलियर डेवलप हो जाए। और सेकंड क्राइटेरिया जो होता है वो ये है कि सॉइल में एक्सेसिव सेटलमेंट्स प्रोड्यूस ना हो। ये दो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे हम फाउंडेशन डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद अगर हम फुटिंग टाइप्स की बात करें तो आपको मैंने बताया था कि हमारे पास शैलो फाउंडेशन होती हैं और डीप फाउंडेशन होती हैं। शैलो फाउंडेशन का मतलब है, जो जनरल क्राइटेरिया है वो ये है कि जो फुटिंग की डेप्थ है वो उसकी विड्थ के या तो इक्वल है या उससे लेसर है। और जो डीप फाउंडेशन है उसमें यह है कि फुटिंग की जो डेप्थ है, जो फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो उसके साइज से 9 टाइम से ग्रेटर होती है, 9 और 10 टाइम से ग्रेटर होती है। तो मेजर जो क्लासेस हैं फाउंडेशन की वो दो टाइप्स की हैं। एक शैलो फाउंडेशन है और सेकंड जो है वो डीप फाउंडेशन है। तो शैलो फाउंडेशन में अगर हम फर्दर बात करें तो उसमें आइसोलेटेड फुटिंग्स आ जाती हैं, कंबाइंड फुटिंग्स आ जाती हैं। ये फाउंडेशन टाइप्स जो हैं उनको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं तो उस पर हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके बाद हम आ जाते हैं जो टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन। तो फाउंडेशन डिज़ाइन की, जैसे आपको मैंने बताया कि दो मेन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि सेफ्टी अगेंस्ट शीयर फेलियर होनी चाहिए, कि सॉइल में जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो सॉइल की अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी से लेसर होनी चाहिए। और सेकंड क्राइटेरिया जो है वो ये है कि सॉइल में एक्सेसिव सेटलमेंट्स प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो ये वो चीज़ें जो आप देख चुके हैं पहले से। और ये कुछ डेफिनेशन है। अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है कि वो मैक्सिमम प्रेशर या वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो सॉइल बियर कर सकती है विदाउट अंडरगोइंग शीयर फेलियर, उस प्रेशर को हम कहते हैं अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। हम जब भी कोई स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ सेफ्टी मार्जिन रख रहे होते हैं। इस सेफ्टी मार्जिन का या फैक्टर सेफ्टी का पर्पस ये होता है कि अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई अनसर्टेनिटी है, हमारे जो टेस्टिंग प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हमने सॉइल की प्रॉपर्टीज फाइंड की हैं, अगर उसमें कोई फ्लक्चुएशन आती है तो उसको कवर अप किया जा सके। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो बेसिकली अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल होती है। क्यों सेफ को क्यों अलाउेबल भी कहा जाता है,
तो Q सेफ या Q अलाउेबल इज इक्वल टू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जो नॉर्मली वैल्यू है वो 2 से लेके 5 के दरमियान होती है, और जो मोस्ट कॉमनली यूज वैल्यू है वो 3 होती है। ठीक है, उसके बाद अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का फार्मूला जो है तरजागी की इक्वेशन आपको याद होगी, Q अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर। ये एक जनरल फार्मूला था जो कि उसने डेवलप किया था स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए, और उसके बाद इस फार्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन की गई। तरजागी की तरफ से जो मॉडिफिकेशन की गई थी वो ये थी कि उसने इनिशियली ये फार्मूला डेवलप किया स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए, लेकिन जब बाद में इस फार्मूले को दूसरी फाउंडेशन टाइप पे अप्लाई करना पड़ा, जैसे कि स्क्वायर फाउंडेशन, रेक्टेंगुलर फाउंडेशन और सर्कुलर फाउंडेशन, तो उसके लिए क्या किया तरजागी ने, शेप फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए। तो जब शेप फैक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का जो फार्मूला हमारे पास आ गया वो क्या था, Q अल्टीमेट इज इक्वल टू सी एन सी एस सी प्लस Q बार जो कि ओवरबर्डन प्रेशर है, उसको गैमा डी एफ भी कहा जाता है। तो गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर इंटू एस आर। तो एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि शेप फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म के लिए यूज़ किए जाते हैं। तजाकी की इक्वेशन अगर आप देखें तो इसमें बेसिकली हमारे पास 3 टर्म्स हैं। नंबर 1 पे है सी एन सी जिसको कोहेजन टर्म भी कहा जाता है। सेकंड पे है हमारे पास ओवरबर्डन जो कि क्यू एन क्यू या गैमा डी एफ एन क्यू के इक्वल होता है, और थर्ड टर्म जो है वो फ्रिक्शन टर्म कहलाती है जो कि 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर के इक्वल होती है। तो तरजाकी इक्वेशन में जो थर्ड टर्म है वो बेसिकली फ्रिक्शन टर्म कहलाती है जो कि 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर के इक्वल है। तो तरजागी ने जब इसमें शेप फैक्टर्स ऐड किए तो वो शेप फैक्टर जो हैं वो फर्स्ट और थर्ड टर्म के लिए थे, मीन कोहेजन और फ्रिक्शन टर्म के लिए। कोहेजन टर्म सी एन सी, फ्रिक्शन टर्म हाफ इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर। तो जब तरजागी ने अपनी इक्वेशन को मॉडिफाई किया तो उसने फर्स्ट और लास्ट टर्म के लिए शेप फैक्टर्स ऐड कर दिए। डिफरेंट फाउंडेशन टाइप्स के लिए जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज हैं वो आपके सामने है। स्ट्रिप फाउंडेशन है तो उसके लिए एस सी भी 1 है, एस आर भी 1 है, क्योंकि बेसिकली इसी को उसने यूज करके इक्वेशन डेवलप की थी। तो उस केस में हमारे पास जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज हैं वो 1 है, 1 ईच है। और उसके बाद सर्कुलर फाउंडेशन है अगर, तो उसके लिए एस सी की वैल्यू 1.3 है और एस आर की वैल्यू जो है वो 0.6 है। स्केयर फाउंडेशन है उस केस में एस सी की वैल्यू 1.3 है और एस आर की वैल्यू जो है वो 0.8 है। और अगर रेक्टेंगुलर फाउंडेशन है तो उसके लिए एस सी और एस आर दोनों की वैल्यू सेम होती है, और वो 1 प्लस 0.2 इंटू बी ओवर एल के इक्वल होती है। बी आपने याद रखना है, जो स्मॉलर डायमेंशन है वो बी है और जो लार्जर डायमेंशन है वो एल है। तो ये तरजाकी की बेसिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप जियोटेक 2 में पढ़ चुके हैं। हमने जो इनिशियल लेक्चर्स कुछ हुए हैं उसमें भी हमने इन चीज़ों को रिवाइज किया है, तो इसलिए इस पे हम ज़रा क्विकली गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद तरजाकी इक्वेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास 3 फैक्टर्स हैं, एन सी एन क्यू एन आर, जिनको हम तरजाकी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स भी कहते हैं। और इन फैक्टर्स की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है फाइव पे। फाइव जो है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है। ठीक है, तो फाइव की अगर वैल्यू 0 है तो एन सी जो है 0.7 है, एन क्यू 1 है और एन आर जो है वो 0.0 है। तो इन फैक्टर्स को टेबल को ज़रा देख लेना। नॉर्मली जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको एन सी एन क्यू एन आर की वैल्यू या तो प्रोवाइड की जाएगी या फिर ये टेबल प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें से आप वैल्यू जो है वो सेलेक्ट कर सकें। इसके अलावा अगर आप देखो तो फाइव का जो कॉलम है हमारे पास एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, उसमें वैल्यूज जो है वो 0 5 10 15 20 25 35 और इस तरह के वेल
सीक्वेंस में दी गई, मीन 5 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो अगर हमारे पास वैल्यू 5 की वैल्यू 7 है, 8 है या 11 12, मीन इन नंबर्स पे नहीं आ रही, ठीक है, इसके दरमियान में कोई वैल्यू है, तो हम क्या करते हैं कि हम वैल्यूज को इंटरपोलेट करते हैं। इंटरपोलेशन का मेथड आपको मैंने क्लास में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने करवाया था, जियोटेक 2 में भी करवाया था और अभी रिसेंटली जब लेक्चर हुआ है उसमें भी करवाया था। तो अपने उन लेक्चर्स को ज़रा देख लीजिएगा, उसमें आपको फार्मूला और उसका पूरा प्रॉपर मेथड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास तरजागी बेरिंग कैपेसिटी इक्वेशन है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल था, इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से सॉइल सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है उस पर क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा देख लीजिएगा अच्छी तरह। ये एग्जांपल भी हमने सॉल्व की थी क्लास में। नेक्स्ट ये देखना चाहते हैं कि जो टेक्निकल डिज़ाइन ऑफ फाउंडेशन कैसे किया जाता है। तो आप जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कंक्रीट भी आपने पढ़ा है, स्टील भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि जब भी किसी चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें ये होता है कि हमारे पास एक अप्लाइड स्ट्रेस होती है और दूसरे एंड पे हमारे पास जो है, या दूसरी साइड पे हमारे पास कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल होती है। अगर फाउंडेशन हमने डिज़ाइन करनी है तो उसमें भी प्रिंसिपल सेम रहेगा कि अप्लाइड स्ट्रेस जो है वो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो अप्लाइड स्ट्रेस किस चीज़ के इक्वल होगी? लोड पर यूनिट एरिया जो है, जारी बात स्ट्रेस होती है, तो अप्लाइड लोड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फाउंडेशन या एरिया ऑफ द फुटिंग, वो अप्लाइड स्ट्रेस होगी। और वो किसके इक्वल होनी चाहिए? सेफ और अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। अप्लाइड स्ट्रेस को हम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल के इक्वल नहीं लेते। उसकी रीज़न आपको मैंने बताई है कि हम जब भी किसी सॉइल की अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ की होती हैं, कुछ एजम्पशन यूज़ किए होते हैं और उन वैल्यूज़ में फ्लक्चुएशन आ सकती है। जब वैल्यूज़ में कमी बेशी आएगी तो जाहिर बात है हमारा स्ट्रक्चर की सेफ्टी जो है वो भी कम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हम अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी जो है उसको यूज़ नहीं किए करते हैं, हम सेफ या अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी को यूज़ करते हैं। तो लोड पर यूनिट एरिया शुड बी इक्वल टू अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आपको मैंने बताया था कि सेफ बेरिंग कैपेसिटी या अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल जो है वो अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी के इक्वल होती है। और उसके बाद अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी का फार्मूला, तरजाकी इक्वेशन जो अभी अभी हमने देखी है, वो किसके इक्वल है? सी एन सी इंटू एस सी प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर इंटू एस आर। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, या आप इस तरह कह लें कि डिवाइड कर रहे हैं 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। अगर किसी भी फाउंडेशन का अप्लाइड लोड जो है वो क्यू है, उस फाउंडेशन का एरिया अगर ए है, तो उस फाउंडेशन की जो सेफ बेरिंग कैपेसिटी है वो 1/फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय सी एन सी एस सी प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर इंटू एस आर के इक्वल होगी। ये जो आपके सामने अभी स्लाइड खुली हुई है इसको अच्छी तरह समझ लें। जो टेक्निकल डिज़ाइन फाउंडेशन का हमेशा इन्हीं प्रिंसिपल्स पे बेस कर रहा होता है। अब एक साइड पे हमारे पास अप्लाइड स्ट्रेस होगी और दूसरी साइड पे हमारे पास सॉइल की कैपेसिटी होगी। वो कैपेसिटी जो है सेफ बेरिंग कैपेसिटी होगी या अलाउेबल बेरिंग कैपेसिटी होगी। हमने अगर ये देखना है कि फुटिंग का साइज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि अप्लाइड लोड की जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू पुट करेंगे। एरिया की जगह फुटिंग की शेप पे डिपेंड करेगा कि फुटिंग की शेप कैसी है। अगर फुटिंग की शेप सर्कुलर है तो उस जाहिर बात है उसका एरिया जो है वो पाई इन पाई बाई 4 इंटू डी स्केयर हो जाएगा। और अगर जो है हमारे पास फुटिंग शेप वो स्केयर है तो उसका एरिया बी स्केयर हो जाएगा। इसी तरह अगर स्ट्रिप फाउंडेशन है, जो कि जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अगर हमारे पास स्ट्रिप फाउंडेशन हो तो उसका एरिया जो है वो बी क्रॉस 1 होगा। ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें।
अगर हमारे पास स्ट्रिप फाउंडेशन हो तो उसका एरिया जो है वो बी क्रॉस वन होगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास वन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी नॉर्मली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ होगा, अगर गिवन नहीं है, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना दिया जाए, तो आपने इसको 3 अज्यूम कर लेना है। ये बात नोट डाउन कर लें कि अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू गिवन ना हो तो आप 3 अज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद सी जो है वो बेसिकली कोहेजन है, एन सी, एन क्यू, एन आर बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स हैं, एस सी शेप फैक्टर है, गैमा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल है। और अगर आपको याद हो, जब हमने इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल ऑन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को का टॉपिक स्टडी किया था, उसमें मैंने सॉइल की जोनिंग की थी। फर्स्ट जोन जो है वो सॉइल के सरफेस से लेके फुटिंग की बेस तक था, उसको मैंने जोन वन कहा था। सेकंड जोन जो है वो सॉइल की फाउंडेशन की बेस से लेके बी डेप्थ के इक्वल रीजन तक जो जोन था उसको मैंने जोन टू कहा था, और उसके नीचे जो भी सॉइल थी उसको मैंने जोन थ्री कहा था। तो इस फार्मूले में जो गैमा है, ये गैमा जोन वन में होगा, ठीक है। जोन वन में जो सॉइल है उसका जो यूनिट वेट है वो यहाँ पे पुट किया जाएगा। इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि इन ये जो फार्मूला है हमारे पास अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी का, इसमें कौन से फैक्टर की वैल्यू किस जोन से आनी चाहिए, और जोनिंग किस तरह की थी वो आपको अच्छी तरह याद होगा। इसी तरह 0.5 गैमा अगेन बी इंटू एन आर इंटू एस आर। तो ये जो थर्ड टर्म में गैमा है ये जोन टू से आता है। जो सॉइल जो है फुटिंग बेस के नीचे जो सॉइल है उसका गैमा जो है वो फ्रिक्शन टर्म में पुट किया जाता है, और फुटिंग बेस के ऊपर जो सॉइल है उसका गैमा जो है वो ओवरबर्डन टर्म में पुट किया जाता है। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है। अभी आप लोग अपने रजिस्टर वगैरह और कैलकुलेटर रेडी कर लो, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे कि हम किस तरह फुटिंग साइज डिसाइड करते हैं जियो टेक्निकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। अ कंटिन्यूअस फाउंडेशन इज शोन इन फिगर 16.8, ठीक है। यूजिंग तरजागी बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स डिटरमिन द ग्रॉस अलाउेबल लोड पर यूनिट एरिया दैट द फाउंडेशन कैन कैरी। गिवन उसके बाद सॉइल की प्रॉपर्टीज हैं। सॉइल का यूनिट वेट 110 पाउंड पर क्यूबिक फीट, कोहेजन जो है 200 पाउंड पर फीट स्क्वायर है, फाई जो है 20 डिग्री है, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 3 फीट है, विड्थ ऑफ फाउंडेशन 4 फीट है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 3 है। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, ओके। अब इस चीज़ पे आ जाओ आप। ये हमारे पास अलाउेबल जो लोड है, अलाउेबल बेयरिंग प्रेशर है, इसको अगर हम देखें तो इसको मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्यू अलाउेबल जो है क्यू, ओके, क्यू अलाउेबल तो हमारे पास अलाउेबल लोड जो कोई भी फाउंडेशन कैरी कर सकती है वो किसके इक्वल है, वन और फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सी एन सी एस सी प्लस गैमा डी एफ एन क्यू प्लस 0.5 इंटू गैमा इंटू बी इंटू एन आर इंटू एस आर। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन है। कॉन्टिन्यूस फाउंडेशन को स्ट्रिप फाउंडेशन भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फाउंडेशन टाइप है वो स्ट्रिप फाउंडेशन आ गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि यूजिंग तरजाकीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर्स डिटरमिन द ग्रॉस अलाउेबल लोड पर यूनिट एरिया दैट द फाउंडेशन कैन कैरी। गिवन के है यूनिट वेट ऑफ द सॉइल और ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। अब अगर इस फार्मूले में हम देखें, इस फार्मूले में अगर हम देखें
तो क्यू अलाउेबल जो हमने फाइंड करना है बेसिकली वो वन और फैक्टर सेफ्टी के इक्वल है और उसके आगे तरजागी बेयरिंग फर्स्ट इक्वेशन है। हमारे पास सी की वैल्यू भी गिवन है, गैमा भी गिवन है, फाई भी गिवन है, डी एफ भी गिवन है, विड्थ ऑफ फुटिंग भी गिवन है और फैक्टर सेफ्टी भी गिवन है। तो इस फार्मूले में देखो अगर आप, तो हमारे पास सी नाउन है, एस सी नाउन है, गैमा डी एफ एन क्यू 0.5 गैमा बी, ये एस सी और एस आर आपको मैंने बताया था कि ये शेप फैक्टर्स हैं और ये डिपेंड करते हैं कि फुटिंग की टाइप कौन सी है। और जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास स्ट्रिप फाउंडेशन है, तो हमारा जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज होंगी वो दोनों के लिए 1 ईच होगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। शेप फैक्टर जो है स्ट्रिप फाउंडेशन के लिए एस सी भी 1 होता है और एस आर भी 1 होता है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमें चीज़ चाहिए वो ये है कि एन सी एन क्यू एन आर की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। फाई की वैल्यू हमें गिवन है 20 डिग्री, तो उसके लिए एन सी एन क्यू और एन आर की वैल्यू आपके सामने है। एन सी जो है वो 17.5 है, एन क्यू जो है वो 7.4 है और एन आर जो है वो 5.0 है। ये वैल्यूज़ आपके पास सारी की सारी मौजूद हैं। इसमें आपने क्या करना है कि इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अभी आप ये वैल्यूज़ पुट करो और आंसर कैलकुलेट करके देखो क्या आ रहा है। ये स्टेटमेंट आपके सामने है, वैल्यूज़ भी आपको मैंने दिखा दी हैं, तो वैल्यूज़ देख के तो ज़रा आंसर देखो क्या आ रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर के एंड पे मैंने किसी भी स्टूडेंट को जो है पूछ सकता हूँ कि वो मुझे अपना वो नोटबुक दिखाए जिसपे उसने नोट किए हैं लेक्चर्स, या जिसपे उसने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। उस बच्चे की अटेंडेंस तभी होगी अगर उसके पास ये डाटा मौजूद होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करके देखो कि इनका आंसर क्या आ रहा है। आपके पास अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझसे आप लेक्चर के एंड पे पूछ सकते हैं। आपके पास 3 मिनट हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें अच्छी तरह।
ओके क्लास, उम्मीद है आपने सॉल्व कर लिया होगा क्वेश्चन। तो ये मैं आपके सामने इसका सोल्यूशन रख रहा हूँ। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू अल्टीमेट फाइंड किया गया है, क्यू अल्टीमेट सी एन सी प्लस क्यू वन क्यू और सो ऑन। और उसके बाद फाई की जो वैल्यूज़ हैं, फाई की वैल्यू 20 डिग्री के लिए एन सी एन क्यू एन आर की वैल्यू फाइंड की गई है और गैमा डी एफ कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, क्यू बार आपको मैंने बताया था कि गैमा डी एफ के इक्वल होता है, गैमा भी हमें पता है और डेप्थ ऑफ फुटिंग भी हमें पता है, तो गैमा डी एफ भी कैलकुलेट किया गया है। उसके बाद उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन पुट करके क्यू अल्टीमेट की वैल्यू फाइंड की गई है और एट द एंड जो है क्यू अलाउेबल जो है वो क्यू अल्टीमेट ओवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी के का फार्मूला यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया गया है। और अगर आप इस इक्वेशन को देखो, जो कि ये जो इक्वेशन थी उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि आप डायरेक्टली ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करोगे और आपके पास क्यू लेवल आ जाएगा। तो बजाय इसके कि आप मल्टीपल स्टेप्स में एक ही चीज़ को कैलकुलेट करते रहो, आप वैल्यूज़ फाइंड आउट करो, जो भी टेबल से जो देखनी है वो टेबल से देखो, जो आपको डायरेक्टली पता होनी चाहिए। या आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज़ हैं वो आपको पता होनी चाहिए, वो बताई नहीं जाएंगी, क्वेश्चन में नहीं दी जाएंगी और ना ही आपको टेबल प्रोवाइड किया जाएगा। तो शेप फैक्टर्स के वैल्यूज़ जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो आपने यही करना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है, आप उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपने एस सी और एस आर की वैल्यू भी फाइंड कर लेनी है। फाई को यूज़ करते हुए एन सी एन क्यू और एन आर की वैल्यूज़ को फाइंड करना है और उसके बाद सारी जो नाउन वैल्यूज़ हैं वो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास क्यू अलाउेबल की वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्यू अलाउेबल है का फार्मूला है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो आपके पास क्यू अलाउेबल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लें, ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। A scale foundation is shown in figure 16.9. The footing will carry a gross mass of 30,000 kg. Using a factor of safety, determine the size of the footing, और that is the size of B. तो फिगर आपके सामने है, एक स्केयर फाउंडेशन है जिसकी डेप्थ जो है वो 1 मीटर है, विड्थ ऑफ फुटिंग हमने फाइंड करनी है, जो उस पर अप्लाइड लोड है वो 30,000 kg है। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखें, ये 30,000 kg है, न्यूटन में नहीं है या किलो न्यूटन में नहीं है। ठीक है, इसी तरह सॉइल का यूनिट वेट हमें नहीं बताया गया, हमें सॉइल की डेंसिटी बताई गई है जो कि 1850 kg पर मीटर क्यूब है। फाई डैश की वैल्यू बताई गई है 35 डिग्री और सी की वैल्यू बताई गई है 0 डिग्री। अगेन फार्मूला हमारा जो है वो वही बेसिक सेम रहेगा, जो कि क्यू अलाउेबल इज इक्वल टू क्यू ओवर ए इज इक्वल टू 1 और फैक्टर सेफ्टी इनटू अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इस इक्वेशन में अगर आप देखो तो हमें कैपिटल क्यू, ठीक है, जो अप्लाइड लोड है वो भी बताया गया है, एरिया ऑफ फुटिंग हमने फाइंड करना है जो कि बेसिकली साइज ऑफ फुटिंग पे डिपेंड कर रहा होगा, सी की वैल्यू भी दी गई है, एस सी और एस आर स्केयर फाउंडेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कितने होते हैं। इसी तरह एन सी एन क्यू एन आर की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी फाइव पे, और फाइव की वैल्यू हमें बताई गई 35 डिग्री, 35 भी है, हाँ, फाइव की वैल्यू हमें 35 डिग्री बताई गई है। और इसी तरह गैमा की वैल्यू नहीं दी गई, गैमा की बजाय हमें डेंसिटी की वैल्यू बताई गई है 1850 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी की वैल्यू 1850 kg पर मीटर क्यूब दी गई है। इस वैल्यू को यूज़ करते हुए हम गैमा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह बी की वैल्यू जो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी के फार्मूले में वो भी हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल स्केयर फाउंडेशन के लिए जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज़ हैं वो क्या होती हैं वो टेबल से देख लेंगे। जो शेप फैक्टर्स की वैल्यूज़ हैं स्केयर फाउंडेशन के लिए, एस सी जो है वो 1.3 होता है और एस आर जो है वो 0.8 होता है।
इसी तरह फाई की वैल्यू हमें 35 डिग्री दी गई है, तो 35 के लिए हम एन सी, एन क्यू और एन आर की वैल्यूज़ देख लेंगे। एन सी की वैल्यू 57.6 है, एन क्यू जो है वो 41.5 है, और एन आर जो है वो 42.5 है। ये वैल्यूज़ आपने नोट डाउन कर लेनी है, और उसके बाद हमने अपने बेसिक फार्मूले पे आ जाना है। अच्छा, इसमें आप देखो लोड जो है वो भी हमें 30,000 kg दिया गया है, किलोमीटर में नहीं है। और जो डेंसिटी है वो भी हमें kg पर मीटर क्यूब में दी गई है, उसमें भी यूनिट वेट हमें नहीं दिया गया, डेंसिटी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी को यूज़ करते हुए यूनिट वेट फाइंड करेंगे, और जो अप्लाइड केजी में लोड दिया गया है उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आपके सामने। यूनिट वेट किसके इक्वल होता है, डेंसिटी के इक्वल ही होता है, लेकिन उसको हम 9.81 ओवर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी जो है वो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 से डिवाइड करेंगे तो केजी जो है वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यूनिट वेट जो है वो 18.15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब आ जाएगा। इसी तरह लोड हमें केजी में दिया गया था 30,000 केजी, उसको हमने 9.81 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास लोड न्यूटन में कन्वर्ट हो गया, उसको 1000 से डिवाइड किया तो हमारे पास लोड जो है वो किलो न्यूटन में आ गया। इसको अगर आप अच्छी देखो तो ये कैपिटल क्यू है, ठीक है। कैपिटल क्यू जो है वो नॉर्मली लोड को शो कर रहा होता है, स्मॉलर क्यू जो है वो स्ट्रेस को या प्रेशर को शो कर रहा होता है। और एस सी और एस आर की वैल्यू जो है 1.3 और 0.8 थी, यहाँ पे 0.5 इंटू 0.8 जो है 0.4 रह जाता है, तो ये इक्वेशन कन्वर्ट इसमें आ जाती है। आपने इन इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं होना कि ये बार बार क्या हो रहा है। आपने जो ये बेसिक फार्मूला आपको मैंने बताया, आपने इसको अच्छी तरह याद कर लेना है। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 294.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। कैपिटल क्यू जो है वो 294.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक है। और इसके बाद एरिया, जो स्केयर फाउंडेशन है जाहिर बात है उसका एरिया जो है वो 20 स्केयर के इक्वल होगा, तो एक ही जगह हमने 20 स्केयर पुट कर देना है, तो एक ही जगह हम 20 स्केयर पुट कर देंगे। इसी तरह फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है उसकी वैल्यू हमें 3 गिवन है, वो हम देख लेते हैं। ओके, फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन नहीं है तो हम उसको, बल्कि गिवन है, ठीक है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो उसकी वैल्यू हमें 3 दी गई है, तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू ये यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू भी नाउन है, एन सी और एस सी इनकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली टेबल से। सी की वैल्यू 0 है, और एन सी और एस सी की वैल्यू हमने टेबल से देख ली है। उसके बाद गैमा है, गैमा हमने जितना कैलकुलेट किया है 18 पॉइंट समथिंग था, 18.15 हमारे पास गैमा है, ओके। नेक्स्ट हमें डी एफ जो है डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है वो भी हमें गिवन है, और नेक्स्ट 0.5 गैमा की वैल्यू वही 18.15 होगी। बी हमने फाइंड करना है, एन आर और एस आर की वैल्यूज भी हमने फाइंड की हुई है, ठीक है। ये वैल्यूज आप इस फार्मूले में पुट करोगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास एक बी जो है बी स्केल यहाँ पे आ रहा होगा, ये जो एरिया है, ठीक है। एक बी स्केल यहाँ पे आ रहा होगा और एक भी यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड डिग्री इक्वेशन बनेगी। थर्ड डिग्री इक्वेशन है तो इसका मतलब कि बी के 3 आंसर आएंगे, और बी के जो 3 आंसर आएंगे उसमें एक आंसर पॉजिटिव होगा, 2 आंसर जो है वो नेगेटिव होंगे। जाहिर बात है जो विड्थ ऑफ फाउंडेशन है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसलिए जो नेगेटिव में आंसर होंगे उनको हम इग्नोर कर देंगे, और जो पॉजिटिव में आंसर होगा वो हमारा एक्चुअल आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपके पास अगेन 3-4 मिनट है, उसके बाद हम देखते हैं कि किस किस बच्चे से सॉल्व हुआ किससे नहीं हुआ, ओके।
फार्मूला आपके सामने, वैल्यूज आपके पास हैं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करो। ओके क्लास, ये सॉल्व कर लिया होगा आपने, अगर नहीं किया तो सोल्यूशन आपके सामने है। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर सारे के सारे वही है जो आपको मैंने अभी भी बताया। इस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए आप बी की जो है विड्थ फाइंड कर सकते हो, फाउंडेशन की विड्थ भी फाइंड कर सकते हो। इस क्वेश्चन में या इस सोल्यूशन के मुताबिक जो 0.95 है, आप खुद इसको सॉल्व करके देखें कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है।
अक्सर बच्चों से थर्ड डिग्री इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं होते कैलकुलेटर पे। थर्ड डिग्री इक्वेशन को सॉल्व करनी नहीं आती, इसलिए इस इक्वेशन को बार बार सॉल्व करके और अच्छी तरह देख लो कि थर्ड डिग्री इक्वेशन को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है। और इसके बाद है हमारे पास दो क्वेश्चंस और हैं जी। प्रॉब्लम्स हैं उसमें। 10.1 जो है, गिवन क्या है, गैमा हमें पता है 19.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सी हमें पता है, सी जो है वो 10 kPa है। और फाई जो है अनट्रेन्ड फ्रिक्शन एंगल वो 20 डिग्री है। वाटर टेबल एट द डेप्थ वेल बिलो द इन्फ्लुएंस जोन है, मीन वाटर टेबल का इफेक्ट नहीं है उसमें। स्ट्रिप टाइप की फुटिंग है। फुटिंग डेप्थ जो है वो 1 मीटर है। और लोडिंग इंटेंसिटी इंक्लूडिंग द फुटिंग वेट जो कैपिटल क्यू है बेसिकली, वो हमारे पास 125 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 3 है। तो अगेन जो अभी अभी हमने एग्जांपल की है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। और फ़र्क सिर्फ ये है कि उसमें हमें लोड वगैरह जो है वो केजी में दिए हुए थे, यहाँ पे किलोमीटर पर मीटर क्यूब में है। तो इसको भी सॉल्व करके देखो और मुझे बताओ कि आंसर क्या आ रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस लेक्चर के एंड पे मैंने किसी भी बच्चे से रैंडमली मैं पूछ सकता हूँ कि उसने ये सॉल्व किए हैं या नहीं किए। और अगर उसने ये सॉल्व नहीं किए होंगे तो मैं उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं करूँगा। तो अगेन आपके पास 3-4 मिनट हैं, इसको सॉल्व करके देख लो।
ओके क्लास, ये क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो उसके बाद एग्जाम्पल 10.2 है, इसका सोल्यूशन नहीं है, ये आपने खुद सॉल्व करके देखना है। और इस लेक्चर के एंड पे आपने इन क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व करना है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल ही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।